बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा। हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ लाइंस एंड प्लेन्स। इससे पहले आप प्लेन के अंदर लाइन की इक्वेशन बनाना सीख चुके हैं। आप जानते हैं कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये लाइन की इक्वेशन है जिसमें m स्लोप होता है, c आपका y इंटरसेप्ट होता है। और आप ये भी पढ़ चुके हैं कि मतलब लाइन को डिफाइन करने के लिए आपको दो पॉइंट्स की ज़रूरत होती है और दो पॉइंट्स की हेल्प से आप उसका लाइन की स्लोप डिफाइन कर सकते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म है या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। बहरहाल लाइन की इक्वेशन की मुख्तलिफ फॉर्म्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम आगे हैं 3 डायमेंशन में। हमारे कैलकुलस की कोर्स है 3 डायमेंशन के लिए। तो 3 डायमेंशन में लाइन की इक्वेशन कैसे बनेगी, लाइन का कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो कॉन्सेप्ट तो वही है कि एक स्ट्रेट लाइन है। जैसे आपके पास अगर आप रूम के अंदर हो, रूम के एक कॉर्नर से आप ऐसे समझे कि लाइन को एक खींचे, वो लाइन ना तो फर्श पर हो ना वो किसी दीवार पर। अगर फर्श पर होगी तो वो फर्श प्लेन में आता है, वो लाइन 2 डायमेंशन में चली जाएगी। आप किसी वॉल पर लाइन खींचेंगे तो वो भी 2 डायमेंशन में चली जाएगी। तो आप उसको स्पेस में लेते हैं, यानी किसी भी जगह से, चाहे वो ओरिजिन से निकाल के लाएं या किसी दीवार को क्रॉस करती हुई ऊपर को आए या फर्श नीचे से क्रॉस करके आए, चाहे वो टेढ़ी हो सीधी हो जिस तरह की भी हो, उस स्पेस में जाएगी। तो ये जो हमारे पास लाइन है, ये लाइन 3 डायमेंशन में, यानी हम किसी भी रुख पर किसी भी तरह की लाइन बना सकें। इस लाइन को डिफाइन करने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। कम से कम हमें एक पॉइंट चाहिए जिसमें से लाइन पास करती हो, और एक हमें लाइन का रुख चाहिए कि लाइन को आपने किस रुख, किस डायरेक्शन में खींचना है। उस डायरेक्शन के लिए हमें एक वेक्टर देना पड़ता है और हम कहते हैं कि ये लाइन इस वेक्टर के पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि लाइन डिफाइन करने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए। इनपुट चाहिए, एक वो पॉइंट चाहिए जिसमें से लाइन में गुजरना है, और एक हमें वो वेक्टर चाहिए जिसके पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं या लाइन बनाना चाहते हैं या उसकी इक्वेशन बनाना चाहते हैं। तो ये आपके पास 3 डायमेंशन की फिगर 1 अगर आप देखें तो ये फर्ज करें आपके पास एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, और यहाँ से ये आपके पास ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस आ गया, ये वाई एक्सिस आ गया और ये वी एक्सिस आ गया। तो फर्ज करें कि ये एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जिसमें से आप चाहते हैं कि लाइन गुजरे, समझता। और ये एक वेक्टर है यहाँ से लेके यहाँ, जिसे हम ए वेक्टर कह रहे हैं। हाँ, कि आप चाहते हैं कि लाइन इस वेक्टर के पैरेलल हो। ठीक है, ये एक वेक्टर है जिसके पैरेलल आप लाइन बनाना चाहते हैं। ये सॉरी, ये वेक्टर, ये वी नीचे बनाया हुआ, ये पॉइंट आ गया वेक्टर, ये वी है, ये वेक्टर है जिसके पैरेलल आप लाइन खींचना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम ये काम कैसे करते हैं। तो बज़ाहिर या ग्राफिकली स्केच करना तो बहुत आसान है। कि आप क्या करेंगे, आप जस्ट ये एक पॉइंट है, यहाँ से इस पॉइंट से इस वेक्टर के इस, जैसे आप इस वेक्टर को, एक वेक्टर को आप उठा के दूसरी जगह रख सकते हैं ना, इस वेक्टर को यहाँ से उठाएं और इसकी जो टेल है वो आप इस पॉइंट पर रख दें, इस पॉइंट पी पर, पी नॉट पर, जहाँ से लाइन में गुजरना है। तो ये वेक्टर जिस तरफ को भी जाएगा
उस तरफ आप इसे आगे बढ़ाते चले जाएं, ये लाइन का एक रुख बन जाएगा और उसके बैक साइड पर पीछे उसे स्केच कर दे तो दूसरा रुख बन जाएगा। इस तरह से इसे लंबा कर लें, ये जो चीज़ बनी है ये आपकी लाइन है। ठीक है, ग्राफिकली स्केच करना तो ये उसका ये तरीका है कि आपको ये वी दिया हो, ये पॉइंट पी नॉट दिया हुआ है, तो पी नॉट पर इस वी को उठा के इसकी टेल को यहाँ पी नॉट पर रख दें और यहाँ पर जो उसका रुख होगा उस रुख के अलॉन्ग आप इस लाइन को मजीद आगे खींच लें दोनों तरफ। अब रहा मसला कि हमने इसकी इक्वेशन कैसे बनानी है। तो इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वेशन आप जानते हैं, इक्वेशन बनाने का मतलब ये होता है कि हम इस लाइन के किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बता सकते, ये इसका मतलब होता है। फर्ज करें आपको ये पी नॉट दिया हुआ है, पी नॉट का फर्ज करें पोजीशन वेक्टर आर नॉट है। जब पी नॉट दिया हो तो इसका मतलब है कि आपको ये तीनों कोऑर्डिनेट्स एक्स नॉट वाई नॉट और जी नॉट भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये आर नॉट इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। अब फर्ज करें कि हमने इस वी के पैरेलल यहाँ पर ये एक वेक्टर खींचा जिसे हम ए कह रहे हैं ना, इसको यूँ नहीं कहें, बल्कि ये हमने फर्ज करें कि लाइन, वैसे यहाँ पर तो हमने ऐसे जैसे मैंने आपको कहा था ग्राफिकली हम लाइन स्केच कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ऐसे समझें कि हमने पी कोई पॉइंट ले लिया जो लाइन पर पड़ा हुआ है, पी हमने कोई आर्बिट्ररी पॉइंट ले लिया जो इस लाइन पर पड़ा हुआ है। जब पी लिया तो पी का कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर होगा, उसे अपने कोई कोऑर्डिनेट्स भी होंगे। फर्स्ट करें उस पी के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जी हैं, हमें नहीं पता क्या है, फिलहाल हम ये हमारे लिए अननोन है। ठीक है, बहरहाल ये हमारे पास वो पॉइंट पी लाइन का है और इसका पोजीशन वेक्टर फर्ज करेंगे ये आर है। अब आप देखें यहाँ से आप ट्रायंगल बना सकते हैं, ओरिजिन से इस पी नॉट गिवन पॉइंट तक एक वेक्टर आ गया, एक वेक्टर इस पी नॉट से पी तक आ गया। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमने पी वेक्टर ऐसा चूज करना है कि पी नॉट से पी तक का जो वेक्टर मतलब ये लाइन के ऊपर आए। जाहिर है अगर ये लाइन के ऊपर लाइन पर आएगा तो पी पॉइंट भी लाइन पर होगा, अगर ये पी नॉट पी वेक्टर लाइन पर नहीं होगा फिर पी भी पी पॉइंट भी लाइन पर नहीं होगा। तो चूंकि हमने शुरू में कहा कि हमारा पी पॉइंट ऐसा जो लाइन पर पाया जाता है, हमने लाइन की इक्वेशन बनाई है तो लाइन के ही आर्बिट्ररी पॉइंट के हमने उसकी पोजीशन वेक्टर बतानी, यानी आर हमारा अननोन एक तरह से, हमें आर बताने क्या होगा। अब हमारे पास शर्त क्या है, शर्त यह है कि लाइन को वेक्टर वी के पैरेलल होना चाहिए। अब ये पी नॉट से लेके पी तक का जो वेक्टर है, क्योंकि ये लाइन पर पड़ा हुआ है और लाइन ने वेक्टर वी के पैरेलल होना है, तो फिर ये पी नॉट से पी तक का वेक्टर इसे चाहिए कि वी वेक्टर के पैरेलल हो। पी नॉट से लेके पी तक का जो वेक्टर है जिसका नाम यहाँ ए रखा हुआ है, ये वेक्टर क्या हो, अगर ये वी के पैरेलल होगा तो ये पॉइंट पी लाइन पर आएगा। अगर ये वेक्टर इस वी के पैरेलल नहीं होगा तो फिर ये पी इस पॉइंट पर नहीं आएगा, क्योंकि फिर ये जो पी नॉट पी वेक्टर है जब ये वी के पैरेलल नहीं होगा तो लाइन पर नहीं आएगा, लाइन ने वी के पैरेलल रहना है, लाइन ने वी का ही रुख बनाना ना। इस वजह से जो पी नॉट पी वेक्टर है इट मस्ट बी पैरेलल टू वी। और जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो इसका मतलब ये कि एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल होता है, यानी एक को स्केलर से मल्टीप्लाई करो दूसरा बन जाता है, पैरेलल डायरेक्शन सेम रहती है ना। स्केलर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव स्केलर लेंगे तो डायरेक्शन सेम रहती है, मैग्नीट्यूड बड़ा हो जाता है, और नेगेटिव स्केलर लेंगे तो उससे ये डायरेक्शन उलट जाती है लेकिन वो रहता है उसके एंटी एंटी पैरेलल हो जाएगा। तो हमने क्योंकि लाइन बनानी इस वेक्टर के पैरेलल, इसलिए ये स्केलर पॉजिटिव ले लेंगे तो भी कोई मसला नहीं, नेगेटिव लेंगे तो भी कोई मसला नहीं, क्योंकि ये पॉइंट पी हमने लिया है, ये पी नॉट के राइट साइड पर भी हो सकता है, ये पॉइंट हम पी इस तरफ भी ले सकते हैं, और अगर हम इस तरफ लेंगे तो फिर हमारा जो पी नॉट पी वेक्टर है इसका रुख ये वाला हो जाएगा ना। इस वजह से आप, और वी का रुख इस तरफ है, ये स्केलर नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि पी में हमें आज़ादी है, हमने कहा कि पी एनी पॉइंट ऑन द लाइन है, ये इस पी नॉट के राइट साइड इधर भी हो सकता है और ये इधर भी हो सकता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो पी नॉट पी वेक्टर है ये वेक्टर वी का स्केलर मल्टीपल है, और वो जो स्केलर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो पी नॉट पी वेक्टर को अगर हमने ए का नाम दे दिया, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू सम स्केलर मल्टीपल ऑफ वी
और ये वो स्केलर का नाम हमने यहाँ पर टी रख दिया, ठीक है। और दूसरी बात ये जो इसने यहाँ एक इक्वेशन लिखी है, ये जो आर वेक्टर है आपका ये क्या बनेगा, ये आर नॉट और ए वेक्टर का हेड टू टेल रूल से देखो तो ये सम बनता है। ये ओरिजिन से यहाँ पी नॉट तक आर नॉट वेक्टर हो गया और पी नॉट से पी तक वेक्टर ए हो गया, तो आर इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर है, लिहाजा आर बराबर हो जाएगा आर नॉट प्लस ए। ये इक्वेशन आपके पास ये लिखी, और असल में ये जो आर इज इक्वल टू आर नॉट प्लस ए है, यही इस लाइन की इक्वेशन है। इस लाइन की जो इक्वेशन है बुनियादी तौर पर वो यही वाली है। क्यों, तो इसमें हमारा जो वेक्टर ए है जो लाइन पर पड़ा हुआ ये वेक्टर बी के पैरेलल है, और ये वेक्टर जो है ये पी नॉट में से पास करता है, लाइन के ऊपर पड़ा हुआ, लिहाजा लाइन इस पी नॉट में से पास भी करती है और वेक्टर बी के पैरेलल भी है। तो असल लाइन की इक्वेशन ये है। आगे हमने सिर्फ ये किया कि ए को बी की शक्ल में जाहिर कर दिया, ए इज इक्वल टू टी वी। वो जब आप यहाँ प्लस ए की जगह टी वी लगाएंगे तो आपके पास आर इज इक्वल टू आर नॉट प्लस टी वी आ गया। तो ये आपको उस लाइन की इक्वेशन आ गई, इसको हम लाइन की वेक्टर इक्वेशन कहते हैं, और ये बेसिकली पैरामीट्रिक इक्वेशन है। इसमें पैरामीट्रिक इक्वेशन किस सेंस में, पैरामीट्रिक इक्वेशन टी इसमें पैरामीटर टी है कैसे। अब मसलन आप यहाँ हमने ए को कहा टी वी, अगर आप टी को ज़ीरो कर देते हैं ये पी जो ये पी नॉट के बराबर हो जाएगा, तो फिर ये टी ज़ीरो के लिए आपका पी नॉट बनेगा और आर ज़ीरो सेम हो जाएंगे। इसका मतलब ये कि ये जो इक्वेशन है ये पी नॉट को भी रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद अब अगर आप टी, चूँकि हमारा टी है रियल नंबर, अगर आप पॉजिटिव रियल नंबर लेंगे, जैसे टी की हर वैल्यू के लिए मतलब आप टी पॉइंट वन लेते हैं, ये वी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का 1% आ जाएगा, पॉइंट वन को 10%, तो ये पॉइंट वन यानी 10 आप यूँ समझ लें 10% ऑफ द लेंथ ऑफ वी अगर आप लेंगे तो उतने फासले वाला पॉइंट आ जाएगा। ये पॉइंट वन तो मैंने लिया है, जीरो से लेके पॉइंट वन के दरमियान के हर रियल नंबर आप टी को वैल्यू के तौर पे दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जीरो से लेके इस पॉइंट के दरमियान का हर पॉइंट इसमें आ जाएगा, क्योंकि रियल नंबर के तौर पे आप इसे तसलसल के साथ जीरो से आप हर रियल नंबर इसकी वैल्यू देते जाएंगे, उससे कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक पॉइंट आता जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट करें टी वन, फर्स्ट करें कि ये पॉइंट पी जो टी वन तक, जब टी को वन ले तो पी बन जाता है। इसका मतलब जब आपका टी रियल नंबर जीरो से वन तक वेरी करेगा तो आपके जो पॉइंट्स है पी नॉट से लेके पी के दरमियान के तमाम पॉइंट उसके मुकाबले में आ जाएंगे, इन टी की हर वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट होगा और हर पॉइंट के मुकाबले में टी की एक वैल्यू होगी, स्केलर की वैल्यू होगी। तो टी की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए आपका पी नॉट से जो दो रुख वी का है उस रुख के पॉइंट जनरेट होते जाएंगे। जब आप टी को नेगेटिव वैल्यू देंगे तो इस वी की डायरेक्शन के जो उलट डायरेक्शन है उस तरफ लाइन के सारे पॉइंट जनरेट होते जाएंगे। इस तरह से पूरी लाइन जनरेट हो जाएगी। तो चूँकि टी हमारा रियल नंबर है, सेट ऑफ और रियल नंबर आप जानते हैं वो कंटिन्यूस हैं और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होते हैं। तो इसलिए आप ऐसे समझ लें कि ये जो पॉइंट है ये पी जीरो को कॉरस्पॉन्ड करेगा तो पी नॉट है, बाकी जो आगे इधर वाले पॉइंट है राइट साइड के ये जीरो से इन्फिनिटी तक जो टी की वैल्यूज हैं उनको कॉरस्पॉन्ड करेंगे पूरी हाफ लाइन इधर वाली जो, और जो इधर वाली हाफ लाइन है ये जीरो से माइनस इन्फिनिटी को कॉरस्पॉन्ड करेगी। इस तरह से हर रियल नंबर के अगेंस्ट इस लाइन पर एक पॉइंट आ जाएगा, जीरो के अगेंस्ट ये पी नॉट आएगा, पॉजिटिव वैल्यूज के लिए पॉइंट्स राइट साइड पर आएंगे, नेगेटिव वैल्यूज के लिए लेफ्ट साइड पर आएंगे। इंक्रीजिंग वैल्यू को बढ़ाने से आप लाइन के लॉन्ग इधर जाएंगे और माइनस इन्फिनिटी की तरफ टी को लेके जाएंगे तो पॉइंट्स आपके इस रुख पर जाएंगे। इस तरह से लाइन जो आप जानते हैं लाइन दोनों तरफ बढ़ती जाती है, इसकी कोई एंड नहीं होता, इधर भी इसके एरो होता है और लाइन के इस तरफ भी एरो होता है, ये लाइन दोनों तरफ बढ़ती चली जाती है। इस तरह से ही हमारे पास लाइन की इक्वेशन बन गई, इसको हम वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन कहते हैं। आर इज इक्वल टू आर नॉट प्लस टी वी, दिस इज कॉल्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। अब अगर वेक्टर वी जो है अगर हम इसके कंपोनेंट्स भी ऊपर इसके कंपोनेंट्स ये ए बी सी हैं, ठीक है। तो टी स्केलर से जब मल्टीप्लाई किया तो टी ए टी बी टी सी आ गया। तो यहाँ पर हम इसी वेक्टर इक्वेशन को अगर हम कंपोनेंट्स की शक्ल में लिखें तो आर वेक्टर जो है आर जो है वो चूँकि पी का पोजिशन वेक्टर था तो आर पी के कोऑर्डिनेट से आर के कंपोनेंट्स बनेंगे
और आर नॉट पी नॉट का पोजीशन वेक्टर था, पी नॉट के कोऑर्डिनेट से आर नॉट के कंपोनेंट बनेंगे इस तरह से, और टी वी जो है उसके कंपोनेंट्स वी की हेल्प से बनेंगे, ये टी वी बन गया। अब ये तीनों वेक्टर जो इनके कंपोनेंट सॉरी शक्ल इस पेज में डाल दें, आर की जगह एक्स वाई जी आ गया, आर नॉट की जगह एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट, और प्लस ये टी वी आएगा। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो इसका पहला कंपोनेंट इसके पहले में ऐड होगा, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में। यहाँ उन्होंने राइट हैंड साइड पर इन दोनों को ऐड करके लिखा हुआ। इस तरह से ये आपके पास लाइन की वेक्टर इक्वेशन बन गई, वेक्टर फॉर्म में, अभी भी वेक्टर फॉर्म में है लेकिन इसमें बीच में कंपोनेंट्स भी आ रहे हैं। अब आपको पता दो वेक्टर अगर बराबर हों तो उनका पहला कंपोनेंट एक साइड के वेक्टर का पहला कंपोनेंट दूसरी साइड के पहले के बराबर, इस तरह से दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के बराबर। लेफ्ट साइड का जो एक्स है ये किसके बराबर होगा, ये एक्स नॉट प्लस टी ए के बराबर हो जाएगा, और जो वाई है ये वाई नॉट प्लस टी बी के बराबर, तो जी आपका जी नॉट प्लस टी सी के बराबर। अब इन्हें सेपरेट कर लें तो आपके पास ये तीन इक्वेशन बन गई, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस ए टी, वाई इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस बी टी, एंड जी इज इक्वल टू जी नॉट प्लस सी टी। तो ये आपके पास क्या है, ये लाइन की पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहलाती है। ठीक है, ऐसी लाइन की जो तीन एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट में से गुजर रही हो और वेक्टर वी के पैरेलल हो। यहाँ से आप देखें तो बड़ी आसानी से आप पहचान सकते हैं, आप ये कोई डायरेक्ट लिख सकते हैं किस तरह से, जिस पॉइंट में से लाइन में पास करना है उस पॉइंट के देखें तो ये कोऑर्डिनेट्स हर जगह पहली पहली टर्म बन रहे हैं तीनों इक्वेशंस में, और जिस वेक्टर के पैरेलल होना है उस वेक्टर के जो तीनों कंपोनेंट्स हैं उनसे हर इक्वेशन की दूसरी दूसरी टर्म बनी, सिर्फ साथ स्केलर टी लगाना है दूसरी टर्म में। ये ए था तो ये ए पहली इक्वेशन में प्लस ए टी बन आ रहा है, इस ए से दूसरी टर्म बन रही ए टी, इसका जो दूसरा कंपोनेंट बी है उससे इस दूसरी इक्वेशन की दूसरी टर्म बन रही है, और सी से तीसरी इक्वेशन की तीसरी टर्म सी टी बन रही है। इस तरह से आपके पास वी हो और ये पॉइंट हो तो आप डायरेक्ट भी ये तीनों इक्वेशन बना सकते हैं। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन हम उस ऐसी इक्वेशन को कहते हैं कि जिसके हर पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो किसी और पैरामीटर पर डिपेंड करते हैं, किसी और वेरिएबल पर डिपेंड करते हैं। पहले आप 2 डायमेंशन में आप लाइन की इक्वेशन बनाते थे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इसमें y x पर डिपेंड, यानी एक कोऑर्डिनेट m है दूसरा x है, तो एक कोऑर्डिनेट दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, ये पैरामीटर फॉर्म नहीं है। अलबत्ता अगर आप ये कर लें, आप कहेंगे कि x भी किसी और पैरामीटर का फंक्शन है, मतलब x फंक्शन ऑफ t हो और y भी फंक्शन ऑफ t हो जाए, किसी t पर डिपेंड करता है, बस x इज इक्वल टू 2t कर लें, y इज इक्वल टू जो है 5t कर लें। इस तरह से आपके पास जो इक्वेशन बनेंगी उनसे जब आप स्केच करेंगे कर्व तो वो आपकी लाइन बनेगी। ठीक है, और वो पैरामीट्रिक इक्वेशन है। क्या मतलब कि लाइन के हर पॉइंट, प्लेन में कोई लाइन होगी तो उसके हर पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, स्पेस में लाइन होगी तो उसके हर पॉइंट के 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे। जब आप उस लाइन के पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को डिपेंडेंट वेरिएबल बना दें और वो किसी चौथे वेरिएबल पर डिपेंड करते हो, यानी किसी और वेरिएबल पर, तो हाँ वो जो और वेरिएबल होता है इजाफी चौथा, उसे हम पैरामीटर का नाम देते हैं। और ये जो इक्वेशन बनती है कि x फंक्शन ऑफ t हो गया, y फंक्शन ऑफ t हो गया, z फंक्शन ऑफ t हो गया, इन इक्वेशन का हम पैरामीट्रिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, और इसमें ये हो गया कि t स्केलर है, t पैरामीटर है, t के आमतौर पर एक रेंज भी दी होती है कि t जब आपके बनाते हैं t ने कहाँ से कहाँ तक वेरी करना है, तो लाइन के अंदर t जो है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होता है, यानी ऑल रियल नंबर इसमें आते हैं, क्योंकि लाइन में कोई हद नहीं होती, लाइन हर तरफ फैली होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके पास ये पैरामीट्रिक लाइन की बन गई। और आप बॉक्स में देख लें, पैरामीट्रिक फॉर अ लाइन थ्रू द पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट एंड पैरेलल टू द डायरेक्शन वेक्टर ए बी सी आर, एक्स नॉट प्लस ए टी, वाई इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस बी टी, एंड जी इज इक्वल टू सी नॉट प्लस सी। तो अब आपके पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में क्या है, फाइंड अ वेक्टर इक्वेशन एंड पैरामीट्रिक इक्वेशन फॉर द लाइन that passes through the point 5 1 3 and is parallel to the vector this one,
फाइंड टू अदर पॉइंट्स ऑन द लाइन। लाइन पर आपने कोई दो और पॉइंट भी अपनी मर्जी के ढूंढने बनाने। इसमें ये जो 5 1 3 है ये पॉइंट पी नॉट के कोऑर्डिनेट्स हैं, इसकी हेल्प से हम आर नॉट पोजिशन वेक्टर बना लेते हैं। आप जानते हैं तो इसी पी नॉट के पॉइंट्स के से कंपोनेंट बन जाते हैं इसके 5 1 3, फिर उसका 5i प्लस जे और 1j प्लस 3 के शक्ल में भी लिख सकते हैं। और जो वेक्टर वी है वो आपको ये दिया हुआ है आई प्लस 4j माइनस 2 के। आप जानते हैं हमारे पास वेक्टर इक्वेशन आर क्या थी, वो थी आर नॉट प्लस टी वी। तो ये आर नॉट आ गया और प्लस टी आ गया और ये वी आ गया टी वी। इसको आप इसे रीअरेंज कर लें, आई जे के की शक्ल में लिख लें, आई वाली टर्म को इकट्ठा कर लें, जे वाली को और के वाली को, तो आपके पास ये चीज़ आ गई। और ये जो लेफ्ट साइड पर आर है ये पोजीशन वेक्टर पी का है आर्बिट्ररी पॉइंट का, इसको आप लिख सकते हैं एक्स आई और प्लस वाई जे और प्लस जी के। दोनों साइड पर आई के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, आपका आई जो है वो 5 प्लस टी, एक्स जो है वो 5 प्लस टी के बराबर हो जाएगा, वाई आपका 1 प्लस 4t के बराबर और जी आपका 3 माइनस 2t के बराबर हो जाएगा। इस तरह से ये वो पैरामीट्रिक इक्वेशन बनी। अगर आप इन्हें डायरेक्ट लिखना चाहें तो आप देखें ये 5 1 3 था, तो देखिए ये 5 जो पहला पॉइंट जिसमें से लाइन ने गुजरना था ये उसका 5 आ गया, ये उसका दूसरा कंपोनेंट 1 आ गया, ये उसका तीसरा कंपोनेंट 3 आ गया। और ये जो वेक्टर वी था इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ देखें तो टी के क्वेश्चन बने। ये पहले आई था तो इसमें 1 है तो ये 1t आ गया, 4j था तो यहाँ 4t आ गया, ये माइनस 2 के था तो यहाँ माइनस 2t आ गया। तो ये आपके पास लाइन की इक्वेशन बन गई। तो जो पहला स्टेप था वो यही वाला था कि आपने लाइन की पैरामीट्रिक इक्वेशन बनानी थी। तो हमारा पार्ट ए हो गया। अब वो कहता है कि कोई दो पॉइंट लाइन पर खींचे, तो लाइन के पॉइंट जैसे कि बताया कि आप टी की कोई भी वैल्यू देंगे तो उससे आपके पास जो पॉइंट आएगा वो लाइन पर ही आएगा, क्योंकि हमने टी को बनाया इसी हिसाब से। इसलिए यहाँ पर आप अगर इसमें मसलन टी को अगर देखें, अगर आप टी को 0 देते तो अगेन देखिए ये 5 1 3 वही आपका पी नॉट पॉइंट आता है जिसमें से ये लाइन गुजरती है। अगर आप इसमें टी को 0 करेंगे, एक्स आपका 5 आ जाएगा ये वाला, और वाई आपका 1 आ जाएगा और जी आपके पास 3 आ जाएगा। अब आप टी को और मसलन टी को 1 रखेंगे तो आपके पास लाइन का पॉइंट जनरेटर 2 रख लें, 3 रख लें, 1.5 रख लें, 1.2 रख लें, 0.1 रख लें, -1 रख लें, -5.6 रख लें, जो मर्जी टी की वैल्यू आप दे दें। टी के हर वैल्यू के लिए जो एक्स वाई जी की वैल्यू आएंगी ये लाइन पर पड़े किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, वो जो दो पॉइंट उसने किया था आप उसके लिए मसला आसानी के लिए उसने एक टी की पॉजिटिव वैल्यू ले ली, 1 ले ली, 1 में कैलकुलेशन आसान है, 1 डाल दें तो ये एक्स वाई जी आ गया, तो ये पॉइंट बन गया 6 5 1। और अगर आप -1 डालते तो लाइन उस गिवन पॉइंट की दूसरी तरफ का पॉइंट जनरेट करना हो तो -1 डाल दें, उससे 4 -3 5 आ जाता है ये पॉइंट। इस तरह से आपने दो पॉइंट जो बना लिया। अब ये है कि लाइन के लिए और ख़ास बात यह है कि जो लाइन की इक्वेशन होती हैं वो यूनिक नहीं होती पैरामीट्रिक इक्वेशन। क्यों यूनिक नहीं होती? इसलिए कि आपने ये जो वेक्टर वी बनाया है जिसके पैरेलल है लाइन, इस वेक्टर वी का आप इस वेक्टर को थोड़ा सा बड़ा बना लें तो भी कोई मसला नहीं है, फिर भी पैरामीट्रिक इक्वेशन यही रहेगी। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये जो वेक्टर वी था, अगर मेरे पास इसी एग्जांपल में ये वाला है, मैं इसे अगर किसी स्केलर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ इसकी डायरेक्शन तो वही रहेगी, इसलिए जो इसके पैरेलल लाइन बनेगी वो भी वही रहेगी। इसका मतलब ये कि इस वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन यूनिक नहीं है। यानी जिस वेक्टर के पैरेलल आपने लाइन खींचनी है उस वेक्टर की आपके पास बेशुमार चॉइसेस हैं और हर चॉइस के लिए लाइन की एक इक्वेशन बनेगी और हर इक्वेशन से सेम लाइन ट्रेस होगी, क्योंकि तमाम वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे, उनसे बनने वाली तमाम लाइन भी एक ही रुख पर होंगी। और चूंकि पॉइंट हमें गिवन है, पॉइंट तो वही रहेगा जिसमें से पास करना है, इसलिए सारी लाइनें ओवरलैपिंग होंगी। अगर आप इस वेक्टर के पैरेलल जितने मर्जी वेक्टर लिए एंटी पैरेलल भी ले लें, नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें, तब भी जो लाइन बनेगी वो बशर्ते कि आपका गिवन पॉइंट यही हो, तो जितनी भी लाइनें बनेगी सारी ओवरलैपिंग बनेगी। इसका मतलब ये है कि लाइन की जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है वो यूनिक है। इसी तरह से जिस पॉइंट में से उसने पास होना है आप इस पॉइंट को भी तब्दील कर सकते हैं।
हाँ, एक इस पॉइंट में से लाइन पास करते, अगर आप कोई और पॉइंट ले लें जिसमें से लाइन पास करती हो तो भी उसकी इक्वेशन वही बनेगी जो इस वाली, बशर्ते कि ये दोनों पॉइंट सेम लाइन पर आते हैं। इसलिए इस पॉइंट की चॉइस भी यूनिक नहीं है। आप लाइन पर पड़ा हुआ कोई भी पॉइंट ले सकते हैं और ये वेक्टर इसके पैरेलल आप कोई भी दूसरा वेक्टर ले सकते हैं। इस तरह से लाइन की एक ही लाइन की आप कई इक्वेशन बना सकते हैं। मसलन यहाँ पर उसने कहा आप, हमने पहले 513 में से पास होने वाली लाइन बनाई थी, तो आप फर्ज करें कि आप 651 अभी आपने देखा, ये वाला आपने देखा कि ये पॉइंट भी इसी लाइन के ऊपर आता है। आप 513 के बजाय 651 ले लें, वेक्टर भी वही रहने दें, आपका सेम इन बनती है। इनसे जब आप लाइन स्केच करेंगे लाइन वही बनेगी। फर्क सिर्फ इतना आता है कि पैरामीटर टी की वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट बदल जाते हैं। पहले ये था कि टी जीरो कॉरेस्पॉन्डिंग 513 आ रहा था, अब टी जीरो कॉरेस्पॉन्डिंग 651 आएगा। यानी पॉइंट्स की और टी की वैल्यूज की जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वो बदल जाती है, लेकिन लाइन वही रहती है। लाइन पे फर्क, और हमारा कंसर्न तो लाइन के साथ है, हमारा कंसर्न कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ नहीं है। इसी तरह से ये वेक्टर v था, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, और ये वेक्टर ले लो, ये भी उसका पैरेलल है, इससे भी जो लाइन बनेगी वो यही बनेगी। तो बहरहाल ये है कि लाइन की पैरामीट्रिक फॉर्म जो ये यूनिक नहीं, एक ही लाइन की कई पैरामीट्रिक यूनिक बन सकती है। किस तरह से, इस पॉइंट में से लाइन में पास करना है, इस पॉइंट को बदल दें, कोई मतलब कोई भी पॉइंट ले लें लाइन पर पड़ा हुआ, क्योंकि लाइन पर बेशुमार पॉइंट्स पाए जाते हैं, इसलिए आप किसी भी पॉइंट को चूज कर सकते हैं। ऐसे ही जो जिस वेक्टर के पैरेलल लाइन बनानी है, इस वेक्टर के पैरेलल आप बेशुमार वेक्टर्स बना सकते हैं, और उन पैरेलल वेक्टर में से कोई भी वेक्टर लिया जा सकता है उस लाइन को जनरेट करने के लिए, और किसी भी वेक्टर से लाइन जनरेट करेंगे उसके डायरेक्शन सेम रहेगा। ठीक है, तो ये जो वेक्टर v है, इसके जो कंपोनेंट्स हैं, ये इस लाइन के डायरेक्शन, लाइन को l से जाहिर कर रहा है, लाइन के डायरेक्शन नंबर्स कहलाते हैं, क्योंकि ये लाइन के डायरेक्शन डिटरमिन करते हैं। तो पीछे हमने डायरेक्शन कोसाइंस की बात की थी, डायरेक्शन नंबर्स की बात की थी, और वो डायरेक्शन नंबर्स आपने देखे थे वेक्टर्स के, वो बेसिकली डायरेक्शन बताने के लिए ही थे। तो यहाँ पर हमें लाइन की डायरेक्शन, क्योंकि इस वक्त v के कंपोनेंट लाइन की डायरेक्शन डिटरमिन करते हैं, इसलिए हम इससे लाइन के डायरेक्शन नंबर्स कह सकते हैं। अब लाइन को जाहिर करने के और भी तरीके, लाइन के फॉर्म आप एक और भी कर सकते हैं। अगर आप इस पैरामीटर को बीच में से उड़ाना चाहें, आप इन तीनों इक्वेशन में से टी की वैल्यू निकाल लें, और चूँकि यहाँ से टी की वैल्यू आ गई एक्स माइनस एक्स नॉट ओवर ए, यहाँ से टी की वैल्यू होगी वाई माइनस वाई नॉट ओवर बी, यहाँ से टी की वैल्यू होगी जी माइनस जी नॉट ओवर सी। तो क्योंकि तीनों टी के एक्सप्रेशन हैं, तीनों एक्सप्रेशन टी के बराबर होंगे, लिहाजा वो तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। इस तरह से ये आपके पास टी इसके भी बराबर, टी इसके भी, तो ये तीनों आपस में बराबर हो गए, तो ये भी आपके पास लाइन की इक्वेशन बन जाती है। यानी इन तीनों को बराबर कर लिया जाए। ये जो इक्वेशंस हैं ये बेसिकली दो इक्वेशन है, इसको और इसको बराबर कर दें, पहले और दूसरे को, और दूसरे और तीसरे को, या पहले और तीसरे को बराबर कर दें। इसमें देखिए दो इक्वलिटी के साइन है, तो ये दो इक्वेशन है, ये भी उसी लाइन को जाहिर करती हैं, अलबत्ता इनका नाम ये कि ये लाइन की सिमेट्रिक इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर सिमेट्रिक फॉर्म में एक बात इम्पोर्टेंट है कि यहाँ जो डायरेक्शन नंबर्स हैं वो बटों में नीचे अपीयर हो रहे डिनोमिनेटर में, और आप जानते हैं नीचे डिवीजन बाय जीरो नहीं होती। ठीक है, तो इस फॉर्म में तो अनडिफाइंड हो जाएंगे, लेकिन हम उनको फिर ये करते हैं कि हम फिर अगर कोई एक डायरेक्शन नंबर हमारा ज़ीरो होगा, हम उस डायरेक्शन नंबर के लिए हम मसलन आपके पास ए ज़ीरो है फॉर एग्ज़ाम्पल, आप क्या करेंगे फिर, आप इसमें से जो पहली इक्वेशन है इसको लिखेंगे एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, ए ज़ीरो हो गया तो ये टर्म वैनिश होगी। लेकिन जो जो बाकी दो इक्वेशन इनमें से आप टी की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसमें से टी की वैल्यू निकलेगी वाई माइनस वाई नॉट ओवर बी, इसमें से जी माइनस जी नॉट ओवर सी, तो दोनों टी की वैल्यू नहीं आपस में बराबर हो जाएंगे। फिर ऐसी सूरत में एक इक्वेशन इन दोनों को बराबर करने से बनेगी और एक यहाँ से बन जाएगी। यही बात उसने यहाँ पर कही है, अगर कोई एक डायरेक्शन नंबर ज़ीरो हो जाए तो फिर आप इक्वेशन इस शक्ल में, अगर ए ज़ीरो तो एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, और ये वाई और जी वाली टर्म आपस में बराबर होगी, और बी ज़ीरो हो जाएगा तो फिर वाई इक्वल टू वाई नॉट हो जाएगा, और एक्स और
यहाँ y माइनस वाई नॉट या x माइनस एक्स नॉट ओवर ए हो जाएगा। बहरहाल ये आपके पास दूसरी मतलब ये दो इक्वेशन बन जाती है। और ज़ाहिर है कि इससे अगर एक डायरेक्शन नंबर 0 हो जाए तो आपके पास x इक्वल टू एक्स नॉट क्या चीज़ है, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है। और ये क्योंकि आपने x को फिक्स किया है, ये प्लेन पैरेलल टू वाई जी प्लेन होगा। हम 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये बातें पढ़ चुके हैं। x को फिक्स किया तो प्लेन पैरेलल टू वाई जी प्लेन हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास जो लाइन होगी, ये दो इक्वेशन है, तो लाइन वो होगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इट मीन कि एक इक्वेशन से बनने वाली सरफेस और दूसरी इक्वेशन से बनने वाली सरफेस का इंटरसेक्शन लाइन बनेगी। और बेसिकली ये जो इंटरसेक्शन जो प्लेन बनते हैं और दो प्लेन के इंटरसेक्शन जो उसकी लाइन होती है। फाइंड पैरामीट्रिक इक्वेशन एंड सिमेट्रिक ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। एट व्हाट पॉइंट डज दिस लाइन इंटरसेक्ट एक्स वाई प्लेन। आपने उसी तरह से हाँ, आपने ऐसी लाइन बनानी है जो इन दोनों पॉइंट्स में से पास करे और उसकी दोनों पैरामीटर उसमें तो दोनों बतानी है। इसका तरीका बड़ा सादा सा है। जब दो पॉइंट दिए हो तो आप दोनों चूंकि लाइन पर पड़े हुए हैं, आप ए से बी तक एक वेक्टर बना सकते हैं। उस वेक्टर के पैरेलल आपको लाइन बनानी, तो वी जो है वो ए बी से वेक्टर बन जाएगा। ये बना हुआ है, इसमें से ए या बी किसी को भी आप पी नॉट की जगह इस्तेमाल कर लें और आप आगे इक्वेशन बना सकते हैं। और फिर ये देखना कि एक्स वाई प्लेन को कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है। तो आपको पता है एक्स वाई प्लेन पर जी 0 होता है, इसलिए आप लाइन की इक्वेशन में अब उसको जी को 0 कर देंगे सिमेट्रिक फॉर्म में, तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाती हैं। जी को 0 किया तो यहाँ यहाँ जी को 0 कर दिया एक्स वाई प्लेन पर, ये एक नंबर आ गया। इस पहली को 3/4 के बराबर करें तो यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा, इसको इसको बराबर करें तो यहाँ से वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो आपके पास ये वाला वो पॉइंट आ जाएगा जहाँ पर आपके पास जो लाइन है वो एक्स वाई प्लेन को इंटरसेक्ट करती है। तो बहरहाल ये आपके पास। और अगर आपने 2 पॉइंट फॉर्म की सिमेट्रिक इक्वेशन लिखनी हो तो आप पीछे ए बी सी आप पीछे देख चुके हैं कि हमने वेक्टर वी के कंपोनेंट 2 पॉइंट्स की हेल्प से फाइंड किए थे। तो वह बजाय इसके पहले आप वी फाइंड करें और फिर सिमेट्रिक इक्वेशन बनाएं। तो अगर आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ये पी नॉट पॉइंट है, ये पी वन पॉइंट है, तो पी नॉट को पी वन से ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है उसके ये कंपोनेंट्स बनेंगे। तो ये एक्स वन माइनस एक्स नॉट एक जगह आ जाएगा नीचे, वाई वन माइनस वाई नॉट बी की जगह आ जाएगा और जी वन माइनस जी नॉट सी की जगह नीचे आ जाएगा। यूँ आपके पास सी इक्वेशन मिल जाता है। ठीक है, इस तरह से ये आपके पास इसकी फॉर्म आ गई। इसी तरह से जो आपके पास वेक्टर ए था उसको भी आप ये नहीं ये उससे एक दूसरे पैटर्न पे लिख दिया, वेक्टर फॉर्म में भी लिख दिया कि पी नॉट का पोजीशन वेक्टर फर्स्ट के लिए आर नॉट है, पी वन का पोजीशन वेक्टर आर वन है। आपको जो वी होगा वो आर वन माइनस आर नॉट हो जाएगा। आप वेक्टर इक्वेशन में डाल के इसे बना सकते हैं। और अगर आपने लाइन सेगमेंट लेना हो, लाइन से पूरी लाइन लेनी तो टी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होगा। लाइन सेगमेंट लेना हो तो फिर टी को आप एक इंटरवल पर वेरी कर लें, वो इंटरवल आप जितना बड़ा लेंगे लाइन सेगमेंट उतना बड़ा हो जाएगा। अगर आपने यूनिट लेंथ का लेना है फिर टी को 0 से लेके 1 तक वेरी करवा लें। इस तरह से आपके पास यूनिट लेंथ तो नहीं होगी, मतलब इंटरवल अगर आप यूनिट इंटरवल लेते हैं तो उसके हिसाब से भी ये बन सकते हैं। तो इस तरह से आप लाइन की इक्वेशन को यानी पहले था कि एक पॉइंट और वेक्टर दिया हो तो लाइन कैसे बनाते हैं,